मजहब पैदा होते हैं, मजहब के पैदा होने की डेट है, उस मजहब को चलाने वाले किसी रहनुमा की डेट है, चाहे वो पैगंबर की शक्ल में हो, चाहे वो ईसा मसीह की शक्ल में हो। उसका पैगंबर भी पैदा होता है, उसके जाने की भी डेट है कि नहीं? एक 2000 साल पहले आए थे, लटके हुए, मम्मी का बताते नहीं, मम्मी कहां है, ढूंढने से नहीं मिल रही, सारी किताबें पढ़ डाली कि मम्मी कहां है, लेकिन वो लटके हुए हैं 2000 साल पहले। एक 1400 साल पहले आए थे जो ये बता रहे थे कि किताब आसमान से आई है और किस कॉरियर कंपनी से आई है नहीं बताते, लेकिन वो बता रहे हैं। और आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपके लोगों के उनसे मिली भगत है। ये 2023 में कह रहा हूं मैं, पहले तो वो खुद ही मूर्ख थे। इस कारण से उस नैरेटिव को खूब चलाओ। प्रकृति का नियम है। आपसे प्रश्न है, ये हर बार पूछता हूं, हर सभा में पूछता हूं, सनातन कब पैदा हुआ? सनातन की कोई डेट है? सनातन का कोई पैगंबर है? सनातन की कोई किताब है? जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का प्रश्न क्यों उठता है? और प्रकृति का नियम है, यह प्रकृति का नियम है, जो भी पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। अब इस नारे से खुश होकर के घर पे सो मत जाइए। 700 साल के बाद आप जगे हैं, कम से कम अपने से प्रण लिए कि अगले 100 साल तक सोना नहीं है। अपने आप से सवाल पूछिए। इसलिए मैं लौट करके जबलपुर के उस 22 साल के युवा के उस विचार पे जाना चाहता हूं कि अनुपम सिन्हा साहब ने 3 साल पहले मुझे कुछ बताया था जब पहली बार आया। इस बार भी कल परसों उनसे चर्चा हुई, तो क्योंकि उनके पिताजी का इनका संवाद है और कोई बहुत दिन नहीं हुए उनको गए हुए, तो तमाम सारी चीजें इनके जहन में थी। जब ये बता रहे थे तो मैं बार बार सोचता था कि क्या महान आत्मा रही होगी। 22-23 साल की उम्र में जब वो शांति निकेतन में ये स्केचेस बना रहे थे, कौन कौन सा स्केच बना रहे थे, उसके दिमाग में कितनी बड़ी सोच होगी कि पंडित जी एक दिन शांति निकेतन पहुंच गए। वो जानना चाहते थे क्योंकि उनको अकबर और टीपू बहुत पसंद थे। उनको लगा कि ये बन तो रहे हैं, मैं देखूं, लेकिन उस 22 साल के 23 साल के युवा का थॉट देखिए। वो अपने कमरे में बंद हो गए और नंदलाल बोस से उन्होंने कहा, मुझे किसी नेहरू जी से नहीं मिलना। और अगर वो पूछे तो कह दीजिए कि वो अभी शांति निकेतन में नहीं है। और पूरी तरीके से वो सारे चित्र तैयार हुए नंदलाल बोस जी की देख रेख में। लेकिन उस आदमी का मैं समझता नहीं हूं कि कोई मुझे आधुनिक युग में ऐसा मिलता होगा। इसलिए मैं इनको प्रणाम करता हूं कि उस पिता का खून इनके अंदर है। आप सोचिए कि उन्होंने जो 12 चित्र बनाए, जब चित्र बनाने के बाद उनसे पूछा गया, और इतने समझदार थे वो कि उनको मालूम था कि संविधान अब जल्दी ही फाइनल हो चुका है, बस सिर्फ चित्र लगने हैं। तो चित्रों को जब लाए, जब चचा को यह अंदाजा ही नहीं था कि दिल्ली में कौन आया है, और इसलिए कि चचा को सोचने का समय न मिले, और इसके बाद ये ना हो कि ये चित्र हटाओ ये लगाओ, उन्होंने कहा इसका रास्ता नहीं, गए और डायरेक्ट उन्होंने फाइनल कॉपी दे दी। अब जब तक अगर मगर होती तब भी चचा को यह पता चल गया कि इसमें तो सनातन है, उसमें तो चचा जान है ही नहीं। तो भी देखिए कि तुलसीदास का उन्होंने एक चित्र बनाया है,
संविधान में डालने के लिए। लेकिन चचा ने उन 22 चित्रों में दबाव बना करके किसी तरीके से जहां तुलसीदास का चित्र था उस चित्र को रिप्लेस किससे किया, उसे हटवाया और एक जिहादी मक्कार जिसे भारत यह समझता है कि वो बहुत महान था, और ये हकले लंगड़ों ने जो फिल्म बनाई है उन्होंने कहा कि अरे वाह, अकबर की तो एक पत्नी जोधाबाई थी, ओह क्या सेकुलरिज्म की पराकाष्ठा है। जोधाबाई थी नहीं कभी कोई। उन्होंने तुलसीदास का चित्र हटवाया और अकबर का चित्र लगवा दिया, और एक टीपू का लगवा के क्या, क्योंकि दोनों उन्हीं के रिश्तेदार थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन 22 चित्रों में से 12 चित्र जबलपुर के उस युवा के लगाए गए, और जो चित्र हटवाए गए उस 23 साल के युवा ने उस पर कोई सवाल नहीं किया। वो इससे ही संतुष्ट थे कि कम से कम 22 में सिर्फ 2 ही पागल आए हैं, कम से कम 20 तो हमारी संस्कृति के हैं। लेकिन बाकी के बचे चित्र जबलपुर के म्यूजियम में लगे हुए हैं। और यह बड़ी बात नहीं है, उस युवा की पहचान आपको तब पता चलेगी कि उस उम्र में जब ग्लैमर होता है, जब जोश होता है, लोग चाहते हैं मेरा नाम यहां भी दिखे, यहां भी दिखे। आजकल तो सेल्फी है डाल देते हैं, वो भी नहीं थी। लेकिन उस 22-23 साल के युवा का ठहराव देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राम मनोहर विहोर साहब से जब यह पूछा कि तुम इसका मेहनताना लोगे, तो उनका मैं कोई मेहनताना नहीं लूंगा, इसका 1 पैसा मेहनताना नहीं लिया। और उन्होंने यह भी कहा कि किसी चित्र पे उन्होंने साइन नहीं किए, किसी पे साइन नहीं किए। आप सोचिए 23 साल का युवा क्या विजन रहा होगा। तब लगता था कि यह आचार्य चाणक्य का वंशज लगता है। और 1 पैसा नहीं लिया। महाराज जी उनसे क्या शर्त रखी, यह कहा कि आप संविधान के हर पन्ने पे मेरा नाम लिखते हैं। राजेंद्र प्रसाद उसके लिए तैयार हो गए। देखिए इसमें एक बहुत बड़ी विजन छपी हुई है। इसलिए पैसे का इनकार, फिर नाम की मांग, और फिर नाम की मांग से हट जाने के पीछे उस विजन को हमको सल्यूट करना चाहिए। जब राजेंद्र प्रसाद तैयार हो गए कि हर पन्ने पे नाम लिखेंगे, उस युवा का क्या एजेंडा रहा होगा। सच में मैं इनको जब जब देखता हूं मुझे उनके बारे में इतनी श्रद्धा होती है, और यह दुख होता है कि ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए इस देश के अंदर कि भारत के नागरिक सम्मान ये जो दिए जाते हैं, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये जो बंटते हैं खैरात में, इनकी बांटने वाली कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। यह सवाल पूछो तो लोग कहेंगे आप किसी के विरोधी हैं। अरे भाई हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम मक्कारों के विरोधी हैं। 1955 में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नागरिक सम्मानों के पुरस्कारों की मीटिंग हुई। फूल वाले चचा ने अपने आप को ही भारत में दे दिया। यह सिलसिला ऐसे ही नहीं है। 1970-71 में उनकी बेटी ने नागरिक सम्मानों की कमेटी की चेयरमैनशिप की, उन्होंने भी अपने आप को दे दिया। मुझे बताइए
ये भारत दो कौड़ी का हो चुका कि नहीं हो चुका। और वो ज्ञान दे रहे हैं कि तीन मूर्ति से विजनरी प्रधानमंत्री जहां रहते थे उनका थोड़ा नाम कम कर दिया। मैं कहूं कम ही कर दिया, यही गनीमत है। उनको इसकी चिंता है। तो दो ने तो अपने आप को ले लिया और तीसरा पायलट से हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था, यकायक देश उड़ाने लगा वो। इसका क्या महान कंट्रीब्यूशन है, कहा गया ये नई टेक्नोलॉजी का भीष्म पिता है, उनको भी दे दिया गया। राजीव गांधी भी भारत रत्न है। और आप इस बात को, उस तड़प को नहीं समझ पा रहे कि ये जो बेचारा बचा है, उसके दुख को समझिए, उसकी तकलीफ को तो समझिए। आप तो सनातनी हैं, करुणा भरा आपका दिल है। वो हर तरीके का ज्ञान बांट चुका है, उसने आलू से भी सोना बना के दिखा दिया।